तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से बॉर्डरलैंडर्स नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें एक तरह से देखने को मिलने वाली है नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देंगे, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कितना इसका बजट, क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको एक तरह से देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अम्ब्रेला एकेडमी एक अमेरिकी सुपरहीरो टेलीविजन श्रृंखला है जो इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला पर आधारित है, जिसे जेरार्ड वे द्वारा लिखा गया है, गैब्रियल बा द्वारा चित्रित किया गया है और डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। स्टीव ब्लैकमैन द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनाया गया और जेरेमी स्लेटर द्वारा विकसित, यह गोद लिए गए भाई बहनों के सुपरहीरो के एक बेकार परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मौत के रहस्य और एक आसन्न सर्वनाश के खतरे को सुलझाने के लिए फिर से मिलते हैं। श्रृंखला का निर्माण बॉर्डरलाइन एंटरटेनमेंट सीजन 1 से 2, आयरिश काउबॉय सीजन 3, डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट और यूनिवर्सल कंटेंट प्रोडक्शंस द्वारा किया गया है। नेटफ्लिक्स ने सीजन 1 और 2 को टीवी 14 रेटिंग दी। कलाकारों में इलियट पेज, टॉम हॉपर, डेविड कास्टानेडा, एमी रेवर लैम्पमैन, रॉबर्ट शीहान, एडन गैलाघर, कैमरून ब्रिटन, मैरी जे ब्लिज, जॉन मैगारो, एडम गॉडली, कोलम फियोर, जस्टिन एच मिन, रितु आर्य, यूसुफ गेटवुड, मारिन आयरलैंड, केट वाल्श, जेनेसिस रोड्रिग्जा और ब्रिटनी ओल्डफोर्ड शामिल है। इस रूपांतरण का विकास 2011 में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा चुनी गई फिल्म के रूप में शुरू हुआ। जुलाई 2017 में नेटफ्लिक्स द्वारा आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिए जाने से पहले इसे अंततः 2015 में एक टेलीविजन सीरीज के पक्ष में बंद कर दिया गया था। यह सीरीज टोरंटो और हैमिल्टन में फिल्माई गई है, जो दोनों ओंटारियो में स्थित है। पहला सीजन 15 फरवरी 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। अप्रैल 2019 में नेटफ्लिक्स ने बताया कि रिलीज के पहले महीने में 45 मिलियन घरों ने सीजन 1 देखा था। इस प्रकार यह साल की सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली सीरीज में से एक बन गई। इसके बाद दूसरा और तीसरा सीजन क्रमशः 31 जुलाई 2020 और 22 जून 2022 को रिलीज हुआ। अगस्त 2022 में सीरीज को चौथे और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसे 8 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाना है। तीनों सीजन को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली तथा श्रृंखला को 6 एमी नामांकनों सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। अम्ब्रेला अकादमी एक ऐसे ब्रह्मांड में स्थापित है जहां 1 अक्टूबर 1989 को दोपहर में दुनिया भर की 43 महिलाओं ने एक साथ बच्चों को जन्म दिया। हालांकि प्रसव पीड़ा शुरू होने तक किसी में भी गर्भावस्था का कोई लक्षण नहीं दिखा था। 7 बच्चों को सनकी अरबती सर रेजिनाल्ड हरग्रीव्स ने गोद लिया और एक सुपरहीरो टीम में बदल दिया, जिसे उन्होंने द अम्ब्रेला अकादमी कहा। हरग्रीव्स बच्चों को नामों के बजाय नंबर देते हैं, लेकिन उनकी रोबोट माँ ग्रेस बाद में उनमें से 6 का नाम बताती है: लूथर, डिएगो, एलिसन, क्लॉस, बेन और वान्या। रेजिनाल्ड 6 बच्चों को अपराध से लड़ने के काम पर लगाता है, लेकिन वान्या को उसके भाई बहनों की गतिविधियों से अलग रखता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी कोई शक्ति नहीं दिखाती है। पहला सीजन वर्तमान समय में सेट किया गया है, जहां लूथर आंशिक रूप से वानर है और 4 साल से चंद्रमा पर रह रहा है। एलिसन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। वान्या एक वायलिन वादक है। क्लॉस को ड्रग की लत है। 16 साल पहले गायब हो गया था। बेन, जो अब मर चुका है, एक भूत है जो केवल क्लॉ से बात कर सकता है। और डिएगो एक सतर्क व्यक्ति बन गया है। अलग हुए भाई बहनों को पता चलता है कि रेजिनाल्ड की मृत्यु हो गई है और वे उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं। 5 भविष्य से लौटता है, यह खुलासा करते हुए कि वैश्विक सर्वनाश आसन्न है, लेकिन समयात्रा करने वाले आयोग के कार्यकर्ता हेजल और चाचा द्वारा उसका पीछा किया जाता है।
फिर से मिले भाई बहन रेजिनाल्ड हारग्रीव्स के जीवन के पीछे के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। दूसरे सीजन में भाई बहन 1960 के दशक की शुरुआत में अलग अलग समय पर डलास में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। पहले सीजन की घटनाओं के परिणामस्वरूप अपने लिए जीवन स्थापित करते हैं। 25 नवंबर 1963 को एक परमाणु प्रलय से कुछ मिनट पहले वहां पहुंचता है, जो जेएफके की हत्या नहीं होने से जुड़ा है, लेकिन हेजल की मदद से 10 दिन पीछे की यात्रा करने में कामयाब हो जाता है। 5 को स्वीडिश हत्यारों की तिकड़ी द्वारा शिकार किया जाता है, लेकिन वह अपने भाई बहनों को पाता है, जिन्होंने सभी ने नया जीवन बनाया है, और इस नए सर्वनाश को रोकने के लिए उन्हें फिर से मिलाने का प्रयास करता है। तीसरे सीजन में भाई बहनों को एहसास होता है कि अतीत में उनके कार्यों ने एक नई समयरेखा बनाई है और 2019 में वापस लौटना बहुत अलग है, जहां उन्हें रेजिनाल्ड द्वारा अपनाए गए एक अन्य हारग्रीव्स सुपरहीरो समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे द स्पैरो एकेडमी कहा जाता है। उन्हें एक कुगेलब्लिच को ब्रह्मांड को नष्ट करने और नष्ट करने से रोकने का एक तरीका भी खोजना होगा, जो भाई बहनों द्वारा अपनी समयात्रा के माध्यम से पैदा किए गए दादा विरोधाभास के परिणामस्वरूप बनाया गया था। कलाकार और पात्र। अधिक जानकारी द अम्ब्रेला एकेडमी के पात्रों की सूची। मुख्य इलियट पेज ए विक्टर बटा वान्या हारग्रीव्स बटा द व्हाइट वायलिन बटा अम्ब्रेला नंबर 7 के रूप में एक नम्र वायलिन वादक अपने भाई बहनों से अलग थलग पर गया क्योंकि उसके पास कोई स्पष्ट अलौकिक क्षमता नहीं है, जो अपने बचपन के बारे में एक निंदनीय किताब लिखता है। हकीकत में वह ध्वनि तरंगों को शारीरिक बल में परिवर्तित कर सकता है, एक ऐसी क्षमता जिसे उसके पिता ने दवाओं से दबा दिया क्योंकि वह इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत शक्तिशाली और खतरनाक मानते थे। चरित्र को मूल रूप से वान्या नाम दिया गया था और तीसरे सीजन में ट्रांस मैन के रूप में सामने आने तक उसे महिला के रूप में संदर्भित किया जाता था, फिर विक्टर के नाम से जाना जाता था और परिवर्तन के बाद वह बटा उसके सर्वनाम का उपयोग करता था। यह परिवर्तन वास्तविक जीवन में पेज के अपने परिवर्तन से मेल खाता है। 6-7 टीजे मैकगिबोन और एलिसा गर्वसी ने क्रमशः एक किशोर और 4 वर्षीय चरित्र को चित्रित किया। टॉम हॉपर लूथर हारग्रीव्स बटा स्पेसबॉय बटा अम्ब्रेला नंबर 1 के रूप में एक सुपर ताकत वाला अंतरिक्ष यात्री जो अपने पिता के एक मिशन पर 4 साल तक चंद्रमा पर रहा। वह एक मिशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह एकमात्र भाई है जिसने टीम को नहीं छोड़ा। उसकी जान बचाने के लिए रेजिनाल्ड ने उसे एक गोरिल्ला से प्राप्त सीरम का इंजेक्शन लगाया जिसने उसके ऊपरी शरीर को गोरिल्ला में बदल दिया। 8 सीजन 1 और 2 में वह एलिसन के लिए गुप्त रूप से रोमांटिक भावनाओं को संजोता है, जो सीजन 3 में फीका पड़ जाता है जब वह स्लोएन के प्यार में पड़ जाता है। कैमरून ब्रूड्यूर एक युवा लूथर का किरदार निभाते हैं। डेविड कास्टानेडा डिएगो हारग्रीव्स बटा द क्रैकन बटा अम्ब्रेला नंबर 2 के रूप में एक विद्रोही उपद्रवी जिसके पास चाकू और गोलियों सहित चलती वस्तुओं के प्रक्षेपवक्र को मोड़ने की हल्की टेलीकिनेटिक क्षमता है। 9 अपने पिता के स्नेह के लिए लूथर से उसकी ईर्ष्या ने उसे अम्ब्रेला अकादमी छोड़ने के बाद एक सतर्क व्यक्ति बना दिया। वह सीजन 2 में लीला के साथ एक रिश्ता शुरू करता है और सीजन 3 तक उसके साथ एक बच्चे की कल्पना कर लेता है। ब्लेक तालाबिस एक युवा डिएगो का किरदार निभाते हैं। एमी रेवरलैम्पमैन एलिसन हारग्रीव्स बटा द रयूमर बटा अम्ब्रेला नंबर 3 के रूप में एक सेलिब्रिटी अभिनेत्री और माँ जो मैंने एक अफवाह सुनी वाक्यांश के साथ दिमाग को नियंत्रित करने और वास्तविकता को मोड़ने की क्षमता रखती है। सीजन 3 में उसे पता चलता है कि वह अब तीव्र क्रोध के क्षणों में वाक्यांश की आवश्यकता के बिना दिमाग को नियंत्रित कर सकती है। सीजन 1 से पहले अपनी पहली शादी से पहले वह लूथर में रोमांटिक रूप से दिलचस्पी रखती थी और यह संकेत दिया गया है कि ये भावनाएं सीजन 1 में जारी है। सीजन 2 में वह रेमंड चेस्टनट से शादी करती है। 8-10 ईडन क्यूपिर
और जॉर्डना ब्लेक ने क्रमशः एलिसन को एक किशोरी और 4 वर्षीय के रूप में चित्रित किया है। रॉबर्ट शीहान क्लॉस हरग्रीव्स बटा द सेंस बटा अम्ब्रेला नंबर 4 के रूप में एक तेजतर्रार ड्रग एडिक्ट जिसके पास मृतकों से संवाद करने और उन्हें अस्थायी रूप से भौतिक बनाने की क्षमता है। वह बेन से जुड़ने के लिए इस क्षमता का उपयोग करता है। सीजन 3 में उसे पता चलता है कि उसके पास अमरता की शक्ति भी है और इस प्रकार वह खुद को पुनर्जीवित कर सकता है और मारे जाने के बाद अपने घावों को ठीक कर सकता है, और यहां तक कि अगर उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो उसे फिर से बना सकता है। 8. डाटे एल्बिडोन एक युवा क्लॉस का किरदार निभाते हैं। एडन गैलाघर 5 हरग्रीव बटा द बॉय बटा अम्ब्रेला नंबर 5 के रूप में एक लड़का जो अंतरिक्ष और समय के माध्यम से कूदने की क्षमता रखता है। भविष्य की यात्रा करने के बाद वह एक सर्वनाशकारी दुनिया में समाप्त हो गया, वापस आने में असमर्थ। वह द कमीशन में भर्ती होने से पहले दशकों तक अपने दम पर जीवित रहा, एक गुप्त एजेंसी जो दुनिया की स्थापित समयरेखा पर नजर रखती है, उन लोगों को ढूंढती और खत्म करती है जो इसे खतरा पहुंचाते हैं। अंततः उसने अपने समय 2019 में वापस जाने के लिए अपने परिवार को आसन्न सर्वनाश की चेतावनी देने के लिए उन्हें धोखा दिया। 8 पायलट एपिसोड में अपने समय में लौटने से वह अपने 13 साल के शरीर में वापस आ जाता है जिसे गैलाघर ने निभाया है। जिम वॉटसन एक वयस्क 5 की भूमिका निभाते हैं और सीन सुलिवन एक बुजुर्ग 5 का किरदार निभाते हैं। सीजन 3 मैरी जे ब्लिज चाचा सीजन 1 के रूप में 11 हेजल के साथ भागीदारी करने वाली एक कमीशन एजेंट, वह पूरी तरह से व्यवसायी है और 2 हत्यारों में से अधिक समाज विरोधी और निर्दयी है जो काम को बाकी सब से ऊपर रखती है। 13 कैमरून ब्रिटन हेजल के रूप में सीजन 1 अतिथि सीजन 2 चाचा का साथी, एक साथी हत्यारा जो एक एजेंट के रूप में अपने जीवन से मोहभंग हो गया है और डोनट स्टोर मालिक एग्नेस के प्यार में पड़ने के बाद आयोग छोड़ने की योजना बना रहा है। 14 सीजन 2 में एक बुजुर्ग हेजल 1963 में 5 को प्रलय को रोकने में मदद करने के लिए प्रकट होता है। जॉन मैगारो लियोनार्ड पीबॉडी बटा हेरोल्ड जेनकिंस सीजन 1 के रूप में सीजन 1 में विक्टर प्री ट्रांजिशन के प्रेमी, एक बच्चे के रूप में वह अम्ब्रेला अकादमी का प्रशंसक था और इसमें शामिल होने की भीख मांगता था क्योंकि वह उसी दिन पैदा हुआ था, लेकिन एक सामान्य गर्भावस्था का परिणाम था और बचपन में उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था और रेजिनाल्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में उसे रेजिनाल्ड की डायरी मिलती है जिसमें विक्टर की क्षमता का विवरण होता है और वह खुद को उसके जीवन में शामिल करता है ताकि उसे अपनी शक्तियों की खोज करने और उसका उपयोग करने के लिए हेरफेर कर सके। हालांकि विक्टर उसकी चाल का पता लगाने के बाद उसे मार देता है। 15 जेसी नोआ ग्रूमन एक युवा हेरोल्ड का किरदार निभाते हैं। एडम गॉडली फिन्नेस पोगो के रूप में एक बुद्धिमान चिंपांजी जो रेजिनाल्ड का करीबी सहायक है। गॉडली आवाज और चेहरे का प्रदर्शन कैप्चर प्रदान करता है, जबकि केन हॉल सेट पर चरित्र को निभाने के लिए मोशन कैप्चर के लिए बॉडी डबल के रूप में कार्य करता है। 14, 16, 17 सीजन 2 में 1963 में पोगो का एक छोटा संस्करण दिखाई देता है जिसे रेजिनाल्ड और ग्रेस द्वारा एक बेटे की तरह माना जाता है। गॉडली ने सीजन 3 की वैकल्पिक समयरेखा में पोगो का किरदार भी निभाया है, जहां उसने स्पैरो अकादमी छोड़ दी थी क्योंकि वह रेजिनाल्ड से निराश हो गया था और एक टैटू कलाकार बन गया था। कोलम फ्योर सर रेजिनाल्ड हरग्रीव्स बटा द मोनोकल के रूप में अम्ब्रेला अकादमी के दत्तक पिता और एक अरबती उद्योगपति, जिनकी 2019 में आत्महत्या से मृत्यु हो गई, जिससे उनके बच्चों का नियोजित पुनर्मिलन हुआ। 14 वैकल्पिक समयरेखा में वह अभी भी जीवित है, जिसने 1963 में मिलने पर अम्ब्रेला अकादमी को नापसंद करने के बाद स्पैरो अकादमी की स्थापना की और 1989 में इसके बजाय अलग अलग बच्चों को गोद लेने का फैसला किया। हालांकि
नई अकादमी ने उसे पोगो के निर्देशों के तहत गोलियां देकर नियंत्रण में रखा है ताकि रेजिनाल्ड उन्हें उनके सबसे खतरनाक मिशन पर न भेजे। जस्टिन एच. मिन बेन हारग्रीव्स बटा द हॉरर बटा अम्ब्रेला नंबर 6 सीजन 2 आवर्ती सीजन 1 के रूप में अकादमी का मृत सदस्य जो अपने शरीर से टेंटेकल हॉरर को बुला सकता है। बेन एक मिशन पर मर गया जिसे जेनिफर घटना के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन क्लॉस के सामने नियमित रूप से दिखाई देता है और कभी-कभी उसकी मदद करता है। हालांकि जब क्लॉस उन्हें बताता है कि बेन अभी भी आसपास है, तो अन्य बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। एथन हवांग ने एक युवा बेन की भूमिका निभाई है। मिन ने बेन हारग्रीव्स बटा स्पैरो नंबर 2 सीजन 2 वर्तमान का भी किरदार निभाया है, जो बेन का एक वैकल्पिक संस्करण है, जिसे उसके अम्ब्रेला समकक्ष की तरह रेजिनाल्ड द्वारा 5 अन्य बच्चों के साथ गोद लिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि रेजिनाल्ड सीजन 2 में उसके बारे में नहीं जानता था। यह बेन 2019 में स्पैरो अकादमी के सदस्य के रूप में अभी भी जीवित है, जिसे अम्ब्रेला अकादमी की कोई याद नहीं है। शिपा ऋतु आर्य लीला पिट्स के रूप में सीजन 2 वर्तमान 19 डिएगो की प्रेमिका और हैंडलर की दत्तक पुत्री, जो उसी दिन पैदा हुए सुपर पावर वाले बच्चों में से एक है। उसकी शक्तियां उसे किसी और की तरह दिखने की अनुमति देती है। सीजन 3 में वह अपने और डिएगो के बच्चे से गर्भवती है। राया कोरह और अंजना वर्नुगन ने क्रमशः लीला को एक किशोरी और 4 वर्षीय के रूप में चित्रित किया है। यूसुफ गेटवुड रेमंड चेस्टनट के रूप में सीजन 2 आवर्ती सीजन 3 19 एलिसन के दूसरे पति और 1963 में एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। सीजन 3 के अंत में वह रीसेट यूनिवर्स में एलिसन की बेटी का पिता बन जाता है। मारिन आयरलैंड सिसी कूपर के रूप में सीजन 2 अतिथि सीजन 3 19 वान्या की प्रेमिका, जो वान्या को अपने साथ ले जाती है जब वान्या 1960 के दशक में आती है और सिसी की कार से टकरा जाती है। वह हार्लन की मां भी है और कार्ल के साथ अपमानजनक विवाह में फंसी हुई है। केट वाल्श द हैंडलर सीजन 2 आवर्ती सीजन 1 विशेष अतिथि सीजन 3 के रूप में आयोग के प्रमुख और 5 के पूर्व बॉस। 20 हैंडलर लीला की दत्तक मां भी है, क्योंकि उसने अपने माता पिता को मारने और अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए लीला को अपने लिए दावा करने के लिए आयोग का इस्तेमाल किया था। वाल्श ने लीला को एक पत्र के रूप में सीजन 3 में केवल बोलने वाला कैमियो किया। जेनेसिस रोड्रिगेज स्लोएन हरग्रीव्स बटा स्पैरो नंबर 5 सीजन 3 स्पैरो अकादमी का एक सदस्य जो गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की क्षमता रखता है, जो लूथर से प्यार करने लगती है और बाद में उससे शादी कर लेती है। शिपा ब्रिटनी ओल्डफोर्ड फी हरग्रीव्स बटा स्पैरो नंबर 3 सीजन 3 के रूप में स्पैरो अकादमी की एक सदस्य जो कवों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। वह अंधी है और दूसरों पर जासूसी करने के लिए कवों को अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल करती है। एग्नेस रोफा सीजन 1 के रूप में शीला मैकार्थी हेजल की प्रेमिका। वह ग्रिडीज डोनट्स की मालकिन, वेट्रेस और बेकर है। एग्नेस की मृत्यु हेजल के साथ 20 साल रहने के बाद सीजन 2 की घटनाओं से पहले कैंसर से हो गई थी। जॉर्डन क्लेयर रॉबिन्स ग्रेस हरग्रीव्स बटा मॉम के रूप में एक रोबोट जो अम्ब्रेला अकादमी के बच्चों की मां के रूप में काम करती थी और डिएगो के साथ उसका विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध था। विक्टर द्वारा कई नन्हियों पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के बाद उसे रेजिनाल्ड ने बनाया था। ग्रेस का एक मानव संस्करण 1963 में रेजिनाल्ड की प्रेमिका थी। अशी रॉबिन्स ने वैकल्पिक समयरेखा में ग्रेस का भी किरदार निभाया है, जहां वह स्पैरो अकादमी में नौकरानी के रूप में काम करती है, लेकिन वह कुगेलब्लिट्ज द्वारा भ्रष्ट हो जाती है और उसे भगवान के रूप में देखती है। एशले मेडके जासूस यूडोरा पैच सीजन 1 डिएगो की पूर्व रोमांटिक पार्टनर, जिसे चाचा द्वारा मार दिया जाता है। जॉन मैगारो लियोनार्ड पीबॉडी हेरोल्ड जेनकिंस सीजन 1
एक ऐसा व्यक्ति जो अम्ब्रेला अकादमी को नष्ट करने के प्रयास में विक्टर को हेरफेर करता है। पीटर आउटरब्रिज, द कंडक्टर, सीजन 1, उस ऑर्केस्ट्रा का नेता जिसके लिए विक्टर बजाता है। रेनबो सन फ्रैंक्स, जासूस चक बीमन, सीजन 1, यूडोरा का सहयोगी। सार्जेंट के रूप में मैट बीडेल। डेल चेडर, सीजन 1, यूडोरा के सहयोगी। कोडी रे थॉम्पसन, सीजन 1, वयस्क, और कैलम मैकडोनाल्ड, सीजन 2, किशोर, डेव कैच के रूप में, वियतनाम युद्ध के दौरान क्लॉस के दुर्भाग्यपूर्ण प्रेमी, जिनसे वह सीजन 1 में समय यात्रा करते समय मिलता है और बाद में उनकी मुलाकात से पहले 1963 में अपने युवा रूप से मिलता है। पैट्रिस गुडमैन डॉट के रूप में, सीजन 2, अतिथि सीजन 1 और 3, आयोग के लिए एक केस मैनेजर। केन हॉल हर्ब, सीजन 2, अतिथि सीजन 1 और 3, आयोग के लिए एक विश्लेषिकी विशेषज्ञ। केविन रैनकिन, इलियट, सीजन 2, एक षड्यंत्र सिद्धांतकार जो 1963 में हरग्रीव से मुठभेड़ करता है और उनकी सहायता करता है। क्रिस होल्डनरीड, एक्सल, सीजन 2, आयोग के लिए काम करने वाले स्वीडिश त्रिगुण हत्यारों की तिकड़ी का नेता। जॉन कैपेलोस, जैक रूबी, सीजन 2, डलास का एक प्रसिद्ध गैंगस्टर जो लूथर को अपना अंगरक्षक नियुक्त करता है। स्टीफन बोगर्ट, कार्ल कूपर, सीजन 2, सिसी के दुर्व्यवहारी पति और हार्लन के उपेक्षापूर्ण पिता। रेवेन दौड़ा, ओडेसा, सीजन 2, साउथ डलास में एक ब्लैक ब्यूटी सैलून की मालकिन जो 1961 में एलिसन के आने पर उसे अपने साथ ले जाती है। डेवशेन विलियम्स, माइल्स, सीजन 2, रेमंड के मित्र और साथी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। जेसन ब्राइडन, ओटो, सीजन 2, ट्रिपलेट हत्यारों में से एक। टॉम सिंक्लेयर ऑस्कर के रूप में, सीजन 2, ट्रिपलेट हत्यारों में से एक। जस्टिन पॉल केली, सीजन 2, अतिथि सीजन 3, बच्चा, और कैलम कीथ रेनी, सीजन 3, वयस्क, हरलान कूपर बटा लेस्टर पॉकेट के रूप में, सिसी और कार्ल का 8 वर्षीय बेटा, जो अशाब्दिक है और एक अनिर्दिष्ट विकलांगता है। वह अपने पिता द्वारा उपेक्षित है और विक्टर में एक सरोगेट दूसरा माता पिता पाता है। विक्टर द्वारा उसे डूबने से बचाने के बाद उसे अपनी शक्तियां प्राप्त होती है। सीजन 3 में वह एक बुजुर्ग व्यक्ति बन गया है और बोलना सीख गया है, लेकिन अभी भी अपनी अवांछित शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है। डोव टिफेनबाक, कीची, सीजन 2, क्लास के 1960 के दशक के पंथ का एक समर्पित सदस्य। रॉबिन एटकिन डाउन्स, एजे कारमाइकल, सीजन 2, एक बोलने वाली सुनहरी मछली जो आयोग बोर्ड का नेता है। मोना ट्रोरे, जिल, सीजन 2, क्लास के 1960 के दशक के पंथ की सदस्य जिसके साथ बेन प्यार में पड़ जाता है। जस्टिन कॉर्नवेल, मार्कस हरग्रीव्स बटा स्पैरो नंबर 1, सीजन 3, अलौकिक शक्ति वाले स्पैरो अकादमी के सदस्य और नेता। जेक एपस्टीन, अल्फोंसो हरग्रीव्स बटा स्पैरो नंबर 4, सीजन 3, स्पैरो अकादमी का एक शारीरिक रूप से जख्मी सदस्य जो अपने विरोधियों को किसी भी शारीरिक नुकसान पर पलटवार करने की क्षमता रखता है। कैजी डेविड, जेमी हरग्रीव्स बटा स्पैरो नंबर 6, सीजन 3, स्पैरो अकादमी की एक सदस्य जो मतिभ्रमकारी विष थूकने की क्षमता रखती है। जेवन वाना, वाल्टन, स्टेनली स्टेन, सीजन 3, एक 12 वर्षीय लड़का जो लीला के अनुरोध पर डिएगो और लीला के बेटे के रूप में प्रस्तुत होता है। जूलियन रिचिंग्स, चेत रोडो, सीजन 3, होटल ओब्सिडियन का विलक्षण प्रबंधक। एपिसोड। कॉमिक बुक सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी का फिल्मी संस्करण यूनिवर्सल स्टूडियो द्वारा चुना गया था। मूल रूप से पटकथा लेखक मार्क बॉम्बैक को पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। रॉसन मार्शल थर्बर ने कथित तौर पर 2010 में उनकी जगह ली। 30 उस समय से फिल्म के बारे में बहुत कम चर्चा हुई थी। 2012 के न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में न्यूजरामा के साथ एक साक्षात्कार में वे ने उल्लेख किया कि अच्छी बातचीत और वास्तव में अच्छी स्क्रिप्ट हुई है, लेकिन यह
ब्रह्मांड पर निर्भर था। उद्धरण की आवश्यकता। 7 जुलाई 2015 को यह घोषणा की गई थी कि द अम्ब्रेला अकादमी को एक मूल फिल्म के बजाय यूनिवर्सल केबल प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक टेलीविजन श्रृंखला में विकसित किया जाएगा। 11 जुलाई 2017 को यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स ने 2019 में प्रीमियर के लिए वे और बा के कार्यकारी निर्माता के रूप में अभिनय करते हुए द अम्ब्रेला अकादमी के लाइव एक्शन श्रृंखला अनुकूलन को हरी झंडी दे दी है। 32-33 जेरेमी स्लेटर ने पायलट एपिसोड की पटकथा लिखी और स्टीव ब्लैकमैन शोरनर के रूप में काम करते हैं। 32 द अम्ब्रेला अकादमी का पहला सीजन 15 फरवरी 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 34, 35, 36 2 अप्रैल 2019 को सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसे 31 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया। 37, 38 यह भी पुष्टि की गई कि दूसरे सीजन में पहले सीजन की तरह 10 एपिसोड होंगे। 39 सीजन रिलीज की तारीख 18 मई 2020 तक अज्ञात रही, जब एक टीजर ट्रेलर अवधारणा जारी की गई, जहां मुख्य कलाकारों ने टिफ़नी द्वारा आई थिंक वी आर अलोन नाउ पर नृत्य किया। 40 स्टीव ब्लैकमैन ने हॉलीवुड रिपोर्टर से पुष्टि की कि वह कॉमिक्स की सामग्री के करीब रहना चाहते थे। 26 जून को पता चला कि पिछले सीजन के अंत से समय यात्रा के कारण यह सीरीज 1960 के दशक में डलास में होगी। 10 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने तीसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया, जिसे 22 जून 2022 को रिलीज किया गया। 43 जबकि सीरीज की शुरुआत में इसके पहले 2 सीजन के लिए टीवी 14 रेटिंग थी, लेकिन तीसरे सीजन के लिए परिपक्वता रेटिंग को बढ़ाकर टीवीएमए कर दिया गया था, जिसका मुख्य कारण अपवित्रता में वृद्धि थी। 44 जून 2022 में ब्लैकमैन ने खुलासा किया कि अगर सीरीज को चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया जाता है, तो यह संभवतः सीरीज के अंत के रूप में काम करेगा, हालांकि उन्होंने नेटफ्लिक्स द्वारा आगे की किश्तों को आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया। 45 अगस्त 2022 में नेटफ्लिक्स ने चौथे और अंतिम सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया, जिसमें जेसी मैककेन ब्लैकमैन के साथ सहशो रनर के रूप में काम करेंगे। सीजन में केवल 6 एपिसोड होंगे, जो किसी भी सीजन में सबसे कम है। 46 चौथा सीजन 8 अगस्त 2024 को प्रीमियर के लिए तैयार है। 47-23 लिखना। जून 2022 में श्रृंखला निर्माता स्टीव ब्लैकमैन के अनुसार यह पता चला कि सीजन 3 की स्क्रिप्ट पूरी हो गई थी जब इलियट पेज ने उन्हें अपने संक्रमण की खबर साझा करने के लिए बुलाया। ब्लैकमैन को लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह और पेज विक्टर के संक्रमण को मौजूदा स्क्रिप्ट में शामिल करने के लिए सहयोग करें। इसके कारण थॉमस पेज मैकबी, एक लेखक और टेलीविजन लेखक, जिन्होंने पहले 2019 के टेल्स ऑफ द सिटी में पेज के साथ काम किया था, को एक लेखक निर्माता के रूप में शामिल किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहानी में विक्टर के ट्रांस के रूप में सामने आने को देखभाल और सम्मान के साथ संभाला जाए। 48-49 रलाई। 9 नवंबर 2017 को नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि इलियट पेज ए कलाकारों में शामिल हो गए हैं और वे वान्या हरग्रीव्स, अब विक्टर हरग्रीव्स, की भूमिका निभाएंगे, जिन्हें व्हाइट वायलिन के रूप में भी जाना जाता है। 30 नवंबर 2017 को पता चला कि टॉम हॉपर, डेविड कास्टानेडा, एमी रेवरलैम्पमैन, रॉबर्ट शीहान और एडन गैलाघर बाकी हरग्रीव्स भाई-बहनों के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 12 फरवरी 2018 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि अकादमी पुरस्कार के लिए नामित मैरी जे. ब्लिज श्रृंखला में दुखद समयात्रा हत्यारे चाचा के रूप में दिखाई देंगी। कोलम फ्योर 16 फरवरी 2018 को कैमरन ब्रिटन, एडम गोरले और एशले मेडके के साथ भाई बहनों के दत्तक पिता सर रेजिनाल्ड हरग्रीव्स के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 53
54, 28 फरवरी 2018 को यह घोषणा की गई कि जॉन मैगारो को श्रृंखला के नियमित चरित्र के रूप में चुना गया है। 55 जनवरी 2020 में जस्टिन एच. मिन और केट वाल्श को पहले सीजन में उनकी आवर्ती भूमिकाओं के बाद दूसरे सीजन के लिए सीरीज के नियमित कलाकारों में पदोन्नत किया गया था। 56, 57, 58, 10 सितंबर 2019 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि 3 अतिरिक्त कलाकार ऋतु आर्य, मारिन आयरलैंड और यूसुफ गेटवुड कलाकारों में शामिल होंगे। 59, 60, 17 अक्टूबर 2019 को जॉन कपेलोस ने घोषणा की कि वह जैक रूबी के रूप में आवर्ती कलाकारों में शामिल होंगे, जिसने ली हार्वे ओसवाल्ड को मार डाला था। 11 जनवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि जस्टिन कॉर्नवेल, ब्रिटने ओल्डफोर्ड, जेनेसिस रोड्रिग्ज, कैजी डेविड और जेक एपस्टीन तीसरे सीजन के लिए स्पैरो अकादमी के हिस्से के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 62 जनवरी 2022 में जेवन वाल्टन ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि वह तीसरे सीजन के लिए एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। 30 फरवरी 2023 में मेगन मुल्ली, निक ऑफरमैन और डेविड क्रॉस अज्ञात क्षमताओं में चौथे सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हुए। 64 65 फिल्माने पहले सीजन की मुख्य फोटोग्राफी 15 जनवरी 2018 को टोरंटो में शुरू हुई। जेरार्ड वे के इंस्टाग्राम अकाउंट ने टोरंटो में स्क्रिप्ट का पहला टेबल रीड कर रहे कलाकारों और क्रू के फेबियो मून द्वारा लिया गया एक चित्र साझा किया। वे ने सेट पर पहले दिन की एक तस्वीर भी दिखाई। 66 अतिरिक्त फिल्मांकन हैमिल्टन, ओंटारियो में हुआ। 67 वान्या के प्रदर्शन का थिएटर दृश्य एल्गिन थिएटर और विंटर गार्डन थिएटर में फिल्माया गया था। थिएटर के बाहरी हिस्से को दर्शाने के लिए माजोलेनी कॉन्सर्ट हॉल का इस्तेमाल किया गया था। हवेली के बाहरी हिस्से को हैमिल्टन की एक इमारत में फिल्माया गया था, जबकि अंदरूनी हिस्से को स्टूडियो में फिल्माया गया था। जॉय एंड टोबी टेनेनबाम ओपेरा सेंटर को एक बाहरी दृश्य के लिए फिल्माया गया था। दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 16 जून 2019 को शुरू हुआ। पिछले सीजन की तरह इसे टोरंटो और हैमिल्टन, ओंटारियो में फिल्माया गया था, बावजूद इसके कि यह सीरीज डलास, टेक्सास में हो रही थी। 71, 72 डेली प्लाजा के दृश्यों सहित बाहरी दृश्य डलास में लिए गए थे। 73 फिल्मांकन 23 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ। 74 गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। तीसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 7 फरवरी 2021 को शुरू हुआ। 75, 76 और 28 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ। 77 78 चौथे सीजन के लिए फिल्मांकन 6 फरवरी 2023 को शुरू हुआ। 79 और 31 मई 2023 को समाप्त हुआ। सीजन के लिए फिल्मांकन 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल होने से पहले समाप्त हो गया था। श्रृंखला के लिए दृश्य प्रभाव स्पिन वीएफएक्स 81 वेटा डिजिटल, 82 फोल्क्स वीएफएक्स, 83 सोहो वीएफएक्स, पिक्सोमोंडो, डीलक्स वीएफएक्स, डिजिटल फिल्म ट्री, बीओटी वीएफएक्स, स्टूडियो आर्ट, एक्सेप्शनल माइंड्स और मार्ज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। 84 वीएफएक्स सुपरवाइजर एवरेट बरेल ने पुष्टि की कि उन्होंने शुरुआती कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए पारंपरिक कला तकनीकों का इस्तेमाल किया और प्रतिष्ठित चेहरों वाले महान अभिनेताओं का संदर्भ दिया। 85 बरेल ने वेटा डिजिटल को बुलाया, जिन्होंने पहले रीबूट किए गए प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज के लिए काम किया था, ताकि पोगो के चरित्र के लिए दृश्य प्रभाव विकसित किए जा सकें। केन हॉल ने बाद में चिंपांजी के सीजीआई को बनाने के लिए अपने कैप्चर में कुछ और जोड़ने के लिए ग्रे सूट का उपयोग करके पोगो के लिए मोशन कैप्चर प्रदान किया, जिसमें एडम गॉडली ने चरित्र के चेहरे के भाव और आवाज अभिनय किया। 86 स्पिनवीएफएक्स ने पुष्टि की कि उन्होंने श्रृंखला के लिए कम से कम 563 शॉट दिए। शो के प्रभाव बनाने के लिए टीम को जटिल प्रभाव सिमुलेशन,
प्राणी विकास और बड़े पैमाने पर विनाश की एक श्रृंखला की आवश्यकता थी। 87 समय और स्थान के माध्यम से नंबर 5 की छलांग के प्रभावों के लिए बरेल प्रभावों को जैविक और तरल बनाना चाहते थे, जो दर्शाते हैं कि जब वह कूदता है तो उसके चारों ओर कितना समय और दुनिया मुड़ जाती है और यह कितनी तेजी से होना चाहिए। इन प्रभावों के लिए उन्होंने पहले एपिसोड में 30 से अधिक फ्रेम का उपयोग किया, हालांकि श्रृंखला की प्रगति के साथ यह घटकर केवल 10 फ्रेम रह गया। 88 उस फुटेज के लिए टीम ने कई तरह के स्थानिक कूद प्रभावों पर काम किया, भारी विरूपण से लेकर सूक्ष्म छवियों तक। दृश्य प्रभाव टीम ने कुछ R&D परीक्षणों के साथ शुरुआत की। अंत में जेली विजन नामक अंतिम प्रभाव का उपयोग श्रृंखला बनाने के लिए किया गया था, जिसमें बरेल ने व्यक्त किया, जैसे कि आप अपने हाथ को जेली झिल्ली के माध्यम से धकेल रहे हैं, बस कुछ सेकंड के लिए, और फिर यह फट जाता है। यह वास्तव में बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन आपको थोड़ी बनावट मिलती है, आपको थोड़ी सी धारियां मिलती है, लगभग ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड झुक रहा है, क्योंकि वह अपनी स्थानिक छलांग लगाता है। 89 ब्यूरेल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने पुष्टि की कि समय को स्थिर करने वाले दृश्यों को विकसित करने के लिए उन्होंने अपने मंच पर लौटने से पहले एक हरे रंग की स्क्रीन के सामने 5 और हैंडलर के बीच संवाद को शूट करने से पहले स्थान पर कई पृष्ठभूमि शॉट लिए। उन्होंने 1930 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निकलर प्रक्रिया के सम्मान में इस प्रभाव को 3 स्ट्रिप कहा। 90 दूसरे सीजन में वीएफएक्स सुपरवाइजर लॉरेंट स्पिलमेकर के मार्गदर्शन में फोल्क्स वीएफएक्स मॉन्ट्रियल टीम के 400 शॉट्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि पूरे सीजन में देखे जाने वाले टाइम पोर्टल इफेक्ट, खास तौर पर 5 की खास क्षमता को बनाया जा सके। इस बीच स्पिलमेकर के दल ने जेएफके की भाग्यशाली डलास यात्रा के आसपास की घटनाओं को फिर से बनाया, जबकि द अम्ब्रेला अकादमी की महाशक्तियों की बातचीत को भी शामिल किया। 1960 के दशक की तस्वीरें और संदर्भ प्रदान किए गए थे, जिन्हें बाद में डिजिटल मैट पेंटिंग और सीजी वातावरण के रूप में इस्तेमाल किया गया, ताकि कनारा को शो की सेटिंग 1960 के दशक के डलास में बदला जा सके। 91 92 दूसरे सीजन का शुरुआती दृश्य, जहां भाई बहन डलास की सड़क पर सोवियत से लड़ते हैं, यह करने में सबसे जटिल था, क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से सीजीआई था। इसे 360 डिग्री ब्लू स्क्रीन बैकलॉट सेट पर साकार किया गया था, जो 15 फीट लंबा और 200 फीट गुना 60 फीट था। एकमात्र वास्तविक चीजें जो सीजीआई से नहीं बनी थीं, वे थीं टैंक, सैनिक, कास्ट और जमीन पर मलबा। सेट को डीएआर स्कैन किया गया था, ताकि निर्देशक सिल्वियन व्हाइट आईपैड के वीआर संस्करण का उपयोग करके घूम सकें। उन्होंने एक कैमरा स्टिक पर 700 फ्रेम प्रति सेकंड पर चलने वाले फैंटम का इस्तेमाल किया। दृश्य को भी 7 भागों में विभाजित किया गया था, जिसकी शुरुआत 1963 में नंबर 5 के आगमन से हुई और डिएगो की पहली पंक्तियों से पहले समाप्त हुई। सुरक्षा कारणों से चालक दल डिएगो पर AK-47 नहीं चला सकता था, इसलिए उन्हें कई बार पास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 93 84 संगीत शो के स्कोर एल्बम सीजन 1 और 2 के लिए जारी किए गए थे। शो के स्कोर की रचना करने के लिए जेफ रूसो को काम पर रखा गया था। 94 एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें स्कोर के साथ एक सूक्ष्म हाथ का उपयोग करने की आवश्यकता थी, और वे स्कोर को विषयगत बनाना चाहते थे, शो और कहानी के अजीब और भयावह पहलू पर बहुत अधिक जोर देने की कोशिश नहीं करके। 95 स्वागत। दर्शकों की संख्या 16 अप्रैल 2019 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि श्रृंखला को रिलीज के पहले महीने के भीतर अपनी सेवा पर 45 मिलियन से अधिक दर्शकों द्वारा स्ट्रीम किया गया था, जिसमें लोगों ने श्रृंखला के एक एपिसोड का कम से कम 70% प्रतिशत देखा था। 96, 97, 98 यह 2019 में नेटफ्लिक्स पर तीसरी सबसे लोकप्रिय टीवी श्रृंखला थी। 99 3 सितंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया
कि दूसरे सीजन की शुरुआत के बाद शो ने दर्शकों की संख्या में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरे सीजन के पहले सप्ताह के दौरान यह शो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेलीविजन सीरीज था, जो नील्सन रेटिंग में सबसे ऊपर था, और इस तरह यह पुष्टि करता है कि शो के 2 सीजन के 3 बिलियन मिनट देखे गए थे। 100, 101, 102, 21 अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने नील्सन रेटिंग प्रकाशित की और खुलासा किया कि शो के दूसरे सीजन को इसके पहले 28 दिनों में 43 मिलियन से अधिक दर्शकों ने स्ट्रीम किया था। इसने उस वर्ष का छठा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बना दिया, जो द क्वींस गैम्बिट और रैच्ड जैसे शो से पीछे रह गया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 94 आलोचकों की 77% समीक्षाएं पहले सीजन के लिए सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 7.210 है। वेबसाइट पर आलोचकों की आम सहमति है। द अम्ब्रेला एकेडमी एक कल्पनाशील कहानी को गुप्त भावना और असाधारण रूप से सम्मोहक कलाकारों की टुकड़ी के साथ पेश करती है, लेकिन श्रृंखला की उदास संवेदनशीलता अक्सर इसकी शानदार शैली के साथ टकराती है। 106 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 22 आलोचकों के आधार पर सीजन को 100 में से 61 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 107， दूसरे सीजन के लिए रॉटन टोमाटोज ने 89 समीक्षाओं में से 91% को सकारात्मक बताया, जिसकी औसत रेटिंग 7.910 थी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, यह सबूत है कि समय लगभग सभी घावों को ठीक कर सकता है। द अम्ब्रेला एकेडमी का रोमांचक दूसरा सीजन अपने भावनात्मक कोर को खोए बिना अपने टोनल लोर को हल्का करता है, सुपर भाई-बहनों को बढ़ने की जगह देता है, जबकि समय यात्रा के मजे को दोगुना कर देता है। 108 सीजन ने मेटाक्रिटिक पर 12 आलोचकों से 100 में से 67 का भारित औसत स्कोर प्राप्त किया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 109， तीसरे सीजन के लिए रॉटन टोमाटोज ने 57 समीक्षाओं के आधार पर 7.610 की औसत रेटिंग के साथ 91% अनुमोदन रेटिंग की रिपोर्ट की है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, अम्ब्रेला अकादमी इस अतिशयोक्तिपूर्ण सीजन में एक प्रबंधनीय दायरे से थोड़ा आगे निकल जाती है, लेकिन प्रशंसकों के लिए नामांकन करने वाली सभी गोंजो रचनात्मकता और गूंजने वाले चरित्र संबंध बने हुए है। 110 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 10 आलोचकों के आधार पर 100 में से 74 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। इलियट पेज, पूर्व में एलेन पेज, जन्म 21 फरवरी 1987, एक कनाडाई अभिनेता और निर्माता है। उनके पुरस्कारों में 1 अकादमी पुरस्कार, 3 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 1 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। उन्हें उनकी मुखर सक्रियता के लिए भी जाना जाता है। पेज को सबसे पहले टेलीविजन फ्रेंचाइज पिट पोनी 1997 से 2000 में उनकी मुख्य भूमिका और ट्रेलर पार्क बॉयज 2002 और रीजेनेसिस 2004 सीरीज में उनकी आवर्ती भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। उनकी सफलता हार्ड कैंडी 2005 और एक्समेन द लास्ट स्टैंड 2006 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं से मिली। उन्हें फिल्म जूनो 2007 में शीर्षक चरित्र को चित्रित करने के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली और उस समय अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चौथे सबसे कम उम्र के नामांकित व्यक्ति बन गए। 3 उसके बाद से उनकी फिल्म भूमिकाओं में व्हिप इट 2009, सुपर 2010, इंसेप्शन 2010, एक्समेन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014, तल्लुल्लाह 2016 और क्लोज टू यू 2023 शामिल है। उन्होंने फिल्म फ्रीहेल्ड 2015 का निर्माण और अभिनय किया, वाइसलैंड डॉक्यूमेंट्री सीरीज गेकेशन 2016 से 2017 की मेजबानी की और देयर समथिंग इन द वाटर 2019 का निर्देशन किया। वह वीडियो गेम बियॉन्ड टू सोल्स 2013
में जोडी होम्स और नेटफ्लिक्स सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी 2019 वर्तमान में वान्या विक्टर हरग्रीव्स की भूमिका भी निभाते हैं। खुद को प्रो-चॉइस फेमिनिस्ट बताते हुए पेज ने मी टू मूवमेंट के पक्ष में बात की है, गर्भपात के अधिकारों की वकालत की है, म्यांमार में सैन्य तानाशाही को खत्म करने का आह्वान किया है और शाकाहारी के रूप में भी अभ्यास किया है। 2014 में पेज को द एडवोकेट की वार्षिक 40 अंडर 40 इंच सूची में शामिल किया गया था। 2015 में उन्हें मानवाधिकार अभियान मोहरा पुरस्कार मिला। 4 पेज ने ट्रांस समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ जोरदार तरीके से बात की है और LGBTQ अधिकारों के लिए एक मुखर वकील बन गए हैं। 5 पेज 2020 में सार्वजनिक रूप से एक ट्रांस मैन के रूप में सामने आए। मार्च 2021 में वह टाइम के कवर पर दिखाई देने वाले पहले खुले तौर पर ट्रांस मैन बन गए। 6. प्रारंभिक जीवन। पेज का जन्म 21 फरवरी 1987 को हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया में शिक्षिका मार्था फिलपोर्ट्स और ग्राफिक डिजाइनर डेनिस पेज के घर हुआ था। 7. जन्म के समय उन्हें महिला नाम दिया गया था और 2020 में संक्रमण से पहले वे अपने दिए गए नाम एलेन से जाने जाते थे। 8. पेज ने 10वीं कक्षा तक हैलिफैक्स ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की और कुछ समय क्वीन एलिजाबेथ हाई स्कूल में बिताया। 9. 10. 2005 में शंभाला स्कूल से स्नातक होने के बाद पेज ने टोरंटो में 2 साल बिताए, वॉन रोड अकादमी में इंटरैक्ट प्रोग्राम में अपने करीबी दोस्त और साथी कनाडाई अभिनेता मार्क रेंडल के साथ अध्ययन किया। 9. आजीविका। जल्दी काम। पेज ने पहली बार कैमरे पर 1997 में 10 साल की उम्र में अभिनय किया। CBC टेलीविजन फिल्म पिट पोनी में मैगी मैकलीन के रूप में अभिनय किया। 11. जो बाद में 1999 से 2000 तक चलने वाले इसी नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला में बदल गया। 12. टेलीविजन श्रृंखला की भूमिका के लिए उन्हें जेमिनी पुरस्कार, B13 और यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। C14. 2002 में पेज ने फिल्म मैरियन ब्रिज में जोनी के रूप में अभिनय किया, जो उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका के लिए विख्यात है। 15. उसी वर्ष उन्हें टेलीविजन श्रृंखला ट्रेलर पार्क बॉयज में ट्रीना लाहे की आवर्ती भूमिका में लिया गया, जिसे उन्होंने 5 एपिसोड के लिए निभाया। 16. पेज ने 2003 में टच एंड गो और लव दैट बॉय फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। 17. और उन्होंने उसी वर्ष टेलीविजन फिल्म होमलेस टू हार्वर्ड, द लिज मरे स्टोरी और घोस्ट कैट में भी अभिनय किया। घोस्ट कैट के लिए उन्होंने बच्चों या युवा कार्यक्रम या श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जेमिनी पुरस्कार जीता। 18. 2004 में पेज ने ड्रामा विल बी वंडरफुल में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने अटलांटिक फिल्म फेस्टिवल में एक पुरस्कार जीता और उन्हें जिनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2004 में भी उन्होंने शो के नायक की बेटी लिलिथ सैंडरस्ट्रॉम के रूप में सीरीज रीजेनेसिस के सीजन 1 में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 19. 2000 का दशक, सफलता और प्रशंसा। पेज 2007 में हॉलीवुड लाइफ अवार्ड्स में। 2005 में पेज को हार्ड कैंडी फिल्म में उनकी भूमिका के लिए पहचान मिली, जहां उन्होंने हेले स्टार्क का किरदार निभाया था, जो एक किशोर लड़की है जो एक पीडोफाइल को बंधक बनाती है। 20 फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। 21 और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। USA टुडे ने उनकी भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पेज क्रूर रूप से कठोर और पसंद करने योग्य दोनों बनने में कामयाब रहे और वर्ष का सबसे जटिल, परेशान करने वाला और भूतिया प्रदर्शन दिया। 22 भूमिका के लिए उन्होंने अन्य पुरस्कारों और नामांकनों के अलावा 2006 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्टिन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार जीता। 23 2005 में भी उन्होंने ब्रिटिश फिल्म माउथ टू माउथ में अभिनय किया। पिछली एक्समेन फिल्मों में इस भाग का उपयोग अन्य अभिनेताओं द्वारा निभाए गए संक्षिप्त कैमियो में किया गया था, लेकिन मुख्य चरित्र के रूप में कभी नहीं। 24
फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 25 2007 में उन्हें आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म जूनो में शीर्षक चरित्र एक गर्भवती किशोरी के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए व्यापक सफलता मिली। एक महत्वपूर्ण और वित्तीय सफलता। 26 फिल्म को व्यापक रूप से 2000 के दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता था और पेज के प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक एओ स्कॉट ने उन्हें भयानक रूप से प्रतिभाशाली, जो एक ही दृश्य में उम्र से परे परिपक्व और निहत्थे बच्चों की तरह दिखने में सक्षम है के रूप में वर्णित किया। 27 और रोजर एबर्ट ने कहा कि 2007 में पेज की तुलना में किसी अन्य अभिनेता का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, जिनकी उपस्थिति और समय असाधारण है। 28 अपने प्रदर्शन के लिए पेज को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल और प्रमुख भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार शामिल है। 29, 30, 31 उन्होंने इस भूमिका के लिए एक कैनेडियन कॉमेडी पुरस्कार, एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार और एक सैटेलाइट पुरस्कार भी जीता। साथ ही कई आलोचकों के पुरस्कार भी जीते, जिनमें डेट्रॉयट फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी, ऑस्टिन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन और फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिक्स सर्किल शामिल है। 2007 में भी वह द स्टोन एंजेल में दिखाई दिए। 32 उन्होंने अन्य पुरस्कारों के अलावा कनाडाई फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 33 जीता। 2008 में पेज ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म स्मार्ट पीपल में सहअभिनय किया, जिसका प्रीमियर उस वर्ष जनवरी में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। 34 फिल्म में उन्होंने एक कॉलेज के प्रोफेसर की अति उपलब्ध बेटी की भूमिका निभाई। 35 1 मार्च 2008 को पेज ने सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 36 3 मई 2009 को उन्होंने द सिम्पसंस के एक एपिसोड वेवरली हिल्स 9021 DOH में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें अलास्का नेब्रास्का का चरित्र था, जो हन्ना मोंटाना की पैरोडी थी। 37 सितंबर 2009 में उन्होंने ड्रू बैरीमोर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म व्हिप इट में एक रोलर डर्बी टीम के सदस्य के रूप में अभिनय किया। 38 अगस्त 2009 में पेज को बड़े बजट की क्रिस्टोफर नोलन साइंस फिक्शन फिल्म इंसेप्शन में कास्ट किया गया, जिसका फिल्मांकन उसी वर्ष शुरू हुआ था। 40 यह फिल्म 16 जुलाई 2010 को रिलीज हुई और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 41 इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली। इसे 2010 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना गया। 42 पेज ने एरियाडने का किरदार निभाया, जो एक आर्किटेक्चर की छात्रा है जो सपनों की जासूसी में नई है। 43 44 पेज सहित कलाकारों ने कई प्रशंसाएं अर्जित की। पेज ने सैटर्न अवार्ड्स और MTV अवार्ड्स से नामांकन अर्जित किया। उन्होंने 2010 की ब्लैक कॉमेडी सुपरहीरो फिल्म सुपर में भी अभिनय किया। 45 जिसे उन्होंने फिल्म की पटकथा देखने के बाद स्वीकार कर लिया। 46 47 जनवरी 2010 में पेज ने सिस्को सिस्टम्स के विज्ञापनों की एक श्रृंखला में दिखाई देना शुरू किया, जिसमें लुनबर्ग, नोवा स्कोटिया में सेट किए गए विज्ञापन भी शामिल थे। 48 49 उस अप्रैल में माइकल लैंडर की फिल्म पीकॉक में पेज ने मैगी बेली की भूमिका निभाई, जो एक संघर्षरत युवा मां थी। 50 पेज ने फिल्म को मेरे छोटे से करियर में सबसे बोल्ड स्क्रीनप्ले में से एक के रूप में देखा। यह एक ऐसा किरदार और कहानी है जिसमें मैं खुद को ढाल सकता हूं और बिल्कुल उसी तरह की फिल्म जिसका हिस्सा बनना मुझे पसंद है। 51 अप्रैल 2011 में यह घोषणा की गई थी कि पेज वुडी एलेन की फिल्म टू रोम विद लव में मोनिका के रूप में सहकलाकार होंगी, एक फिल्म जिसे 4 अलग-अलग विग्नेट्स में बताया गया था। 52 फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। जून 2012 में
क्वांटिक ड्रीम ने वीडियो गेम बियॉन्ड टू सोल्स की घोषणा की, जिसमें पेज मुख्य खिलाड़ी पात्रों में से एक, जोडी होम्स को आवाज अभिनय और मोशन कैप्चर अभिनय के माध्यम से चित्रित करती है। यह 8 अक्टूबर 2013 को उत्तरी अमेरिका में जारी किया गया था। 53, 54, 55 खेल ने आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया। 56 लेकिन पेज ने अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। गेमसटीएम ने इसे वास्तव में लुभावनी जोड़ी का चरित्र ऐसा है जिसे हमने पहले कई फिल्मों में देखा है। 57 उन्हें इस भूमिका के लिए कई पुरस्कार और नामांकन दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए ब्रिटिश अकादमी गेम्स अवार्ड भी शामिल है। 58 2013 में एक और वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस रिलीज किया गया था। पेज ने प्रोडक्शन पर एली के किरदार के लिए बिना अनुमति के उनकी समानता का उपयोग करने का आरोप लगाया। 59-60 बाद में किरदार की उपस्थिति को वास्तविक कलाकार के व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से दर्शाने और किरदार को छोटा दिखाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। 61 2013 में पेज ने कहा कि उनकी निर्देशन की पहली फिल्म मिस स्टीवंस होगी और इसमें एना फारिस मुख्य भूमिका में होंगी और इसका निर्माण गैरी गिलबर्ट, जॉर्डन होरोविट्स और डग वाल्ट करेंगे। 62-63 अंतः परियोजना पेज के बिना आगे बढ़ी, जिसमें पटकथा लेखक जूलिया हार्ट ने निर्देशक के रूप में पेज की जगह ली। 64 इसके अलावा 2013 में उन्होंने जाल बाटमंगलीज की थ्रिलर द ईस्ट में सहअभिनय किया, जो 1970 के दशक के अनुभवों और थ्रिलर से प्रेरित फिल्म थी। 65 और उन्होंने लिन शेल्टन की टची फीली में भी अभिनय किया। 2014 में पेज ने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 में किट्टी प्राइड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 66, 67, 68 फिल्म बॉक्स पर एक बड़ी सफलता थी। 69 पेज को उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया और उन्हें चॉइस मूवी सीन स्टीलर के लिए 3 चॉइस अवार्ड और फीमेल एक्शन स्टार के लिए किड्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 71 दिसंबर 2014 में पेज ने स्टार वार्स एपिसोड वी द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के मंचन में हान सोलो का किरदार निभाया। 73 2015 में पेज 2015 में पेज ने लॉरेल हेस्टर के बारे में फिल्म फ्रीहेल्ड में अभिनय और निर्माण किया। 74 जिसे इसी नाम की 2007 की लघु फिल्म से रूपांतरित किया गया था। 75 फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। समीक्षा साइट रॉटन टोमाटोज ने लिखा कि फ्रीहेल्ड का निश्चित रूप से अच्छा मतलब है, लेकिन इसके कार्डबोर्ड चरित्र और बायद नंबर ड्रामा इसके नेक इरादों को कमजोर करते हैं। 76 2016 में पेज ने नेटफ्लिक्स फिल्म तल्लुल्लाह में इसी नाम के चरित्र के रूप में सहअभिनय किया। 77 फिल्म ने निर्देशक सियान हेडर के साथ उनके तीसरे सहयोग को चिह्नित किया और एलिसन जेनी के साथ उनका दूसरा सहयोग, दोनों के साथ उन्होंने जूनो में काम किया। 78 फिल्म में उनका किरदार एक युवा महिला का है जो एक बच्चे का अपहरण करती है। 79 उसी वर्ष वह विंडो हॉर्सेस फिल्म में दिखाई दिए और फ्रेंच फिल्म माई लाइफ एज ए जुचिनी में रोजी की अंग्रेजी आवाज दी। 80 जिसके बाद आलोचकों की प्रशंसा। 81, 82 और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 83 9 नवंबर 2017 को यह घोषणा की गई थी कि पेज को नेटफ्लिक्स की सुपरहीरो सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी में वान्या विक्टर हरग्रीव्स की मुख्य भूमिका में लिया गया है। 84, 85 शो को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 86 और पेज को उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया। 2019 में सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया और 2022 में टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता। 87, 88, 89 पेज के ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आने के बाद यह पता चला कि वह शो में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। नेटफ्लिक्स ने पेज का नाम पूरी सेवा में अपडेट कर दिया है। 90 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि पेज का चरित्र आगामी तीसरे सीजन में वापस आएगा और पुरुष में परिवर्तित होगा। 91, 92 पेज ने साइंस फिक्शन फिल्म फ्लैटलाइनर्स में मुख्य भूमिका निभाई।
94, जो 1990 में इसी शीर्षक वाली फिल्म की रीमेक थी, जिसे 2017 में रिलीज किया गया, जो एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। 95, फ्लैटलाइनर्स को आलोचकों द्वारा नकार दिया गया। 96, 97, हालांकि पेज और कलाकारों की टुकड़ी की प्रशंसा की गई। फिल्म समीक्षक मैट जोलर सेज ने लिखा कि 14 फरवरी 2014 को पेज, जो उस समय महिला के रूप में प्रस्तुत हुए थे, समलैंगिक के रूप में सामने आए। पेज महिलाओं के प्रति आकर्षित थे। 122, 123, लास वेगास में मानवाधिकार अभियान के टाइम टू थ्राइव सम्मेलन में एक भाषण के दौरान। 124, 125, 126, नवंबर 2017 में पेज ने दावा किया कि एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड के सेट पर फिल्म निर्माता ब्रेट रैटनर ने 18 साल की उम्र में उन्हें बाहर कर दिया था। 127, इसकी पुष्टि सहकलाकार अन्ना पकविन ने की, जिन्होंने कहा कि जब रैटनर ने टिप्पणी की तो वह मौजूद थीं। एक लंबे फेसबुक पोस्ट में पेज ने दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन लोगों के पैटर्न पर निराशा व्यक्त की जो ऐसे मामलों पर चुप रहना जारी रखते हैं। 128, टाइम पर पेज की 2021 की उपस्थिति खुले तौर पर ट्रांस मैन के लिए पहली थी। 131, 1 दिसंबर 2020 को पेज सोशल मीडिया पर एक ट्रांस मैन के रूप में सामने आए। उन्होंने अपने सर्वनामों को वह और वे के रूप में निर्दिष्ट किया और अपना नया नाम इलियट प्रकट किया। 132, पेज ने बताया कि उनकी लिंग पहचान के बारे में खुलकर बोलने का उनका फैसला आंशिक रूप से कोविड-19 महामारी और आंशिक रूप से राजनीति और समाचार चक्र में ट्रांसजेंडर विरोधी बयानबाजी से प्रेरित था। 133, ग्लाड के प्रवक्ता निक एडम्स ने कहा कि पेज अब अनगिनत ट्रांस और नॉन बाइनरी लोगों के लिए प्रेरणा होंगे। 134, पेज की तत्कालीन पत्नी एम्मा पोर्टनर ने उसी दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके सामने आने के लिए समर्थन व्यक्त किया, कहा कि उन्हें पेज पर बहुत गर्व है। 135, नेटफ्लिक्स ने ट्वीट किया, हमारे सुपरहीरो पर बहुत गर्व है। हम तुमसे प्यार करते हैं, इलियट। 136, 137, 138, 139, उसी दिन नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि वह पेज के नाम को दर्शाने के लिए सभी शीर्षकों में उनके क्रेडिट और मेटाडेटा को अपडेट करेगा। 139, ये परिवर्तन 8 दिसंबर 2020 तक पूरे हो गए। 140, पेज 29 मार्च बटा 5 अप्रैल 2021 के टाइम अंक के कवर पर दिखाई दिए, जिससे वे ऐसा करने वाले पहले खुले तौर पर ट्रांस मैन बन गए। 131, उन्होंने अनुरोध किया कि विने नेली उन्हें कवर के लिए फोटो खिंचवाएं, क्योंकि वह चाहते थे कि एक और ट्रांसजेंडर व्यक्ति फोटोग्राफर हो। 141, चित्रित लेख में उन्होंने खुद को क्वीर और नॉन बाइनरी बताया। 131, 142, और खुलासा किया कि जिस समय वह सामने आए, वह टॉप सर्जरी से उबर रहे थे, एक प्रक्रिया जिसे उन्होंने जीवन रक्षक बताया। 143, पेज ने यह भी खुलासा किया कि 9 साल की उम्र में मुझे एक लड़के की तरह महसूस होता था। मैं एक लड़का बनना चाहता था। मैं अपनी माँ से पूछता था कि क्या मैं किसी दिन लड़का बन सकता हूँ। 122, रिश्तो। जूनो के फिल्मांकन के दौरान पेज का ओलिविया थल्बी के साथ संबंध था। 144, और केट मारा के साथ, जिनके साथ उन्होंने 2014 में टिनी डिटेक्टिव्स 2014 और माई डेज ऑफ मर्सी 2017 में सह-अभिनय किया। 145, 146, 2017 में पेज और डांसर कोरियोग्राफर एम्मा पोर्टनर ने खुलासा किया कि वे एक रिश्ते में थे। 147, 148, जनवरी 2018 में पेज ने घोषणा की कि वे विवाहित हैं। 149, वे 2020 के मध्य में अलग हो गए और पेज ने जनवरी 2021 में तलाक के लिए अर्जी दी। 150, इसे 2021 की शुरुआत में अंतिम रूप दिया गया, हालांकि वे करीबी दोस्त बने हुए हैं। 122, सक्रियतावाद। पेज शाकाहारी जीवनशैली का पालन करते हैं
और पेटा ने उन्हें और जेरेड लेटो को 2014 का सबसे सेक्सी शाकाहारी नामित किया। 151 वह एक नास्तिक है। उनका कहना है कि धर्म का इस्तेमाल हमेशा सुंदर चीजों के लिए किया जाता है और भेदभाव को सही ठहराने के तरीके के रूप में भी। 152 2008 में पेज गर्भपात के अधिकारों पर एक स्ववर्णित समर्थक नारीवादी थीं। 153 वह 29 मशहूर हस्तियों में से एक थे जिन्होंने म्यांमार में सैन्य तानाशाही को समाप्त करने का आह्वान करते हुए यूएस कैंपेन फॉर बर्मा के लिए 2008 की ऑनलाइन विज्ञापन श्रृंखला में भाग लिया था। 154 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2002 बरसात का मौसम जोसेलिन लघु फिल्म मैरियन ब्रिज जोनी 2003 स्पर्श करें और जाए ट्रिश उस लड़के से प्यार करो सुजाना 2004 विल बी वंडरफुल एमिली एंडरसन 2005 करी कैंडी हेले स्टार्क। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो वैसे तो इसे 6 अगस्त 2024 को लॉस एंजलिस में रिलीज़ किया गया था। कुछ लोगों के लिए एक तरह से आप मान सकते हो, और फिर इसे 9 अगस्त 2024 को यानी इस शुक्रवार को इसे एक तरह से रिलीज़ कर दिया जाएगा हमारे एक तरह से नज़दीकी सिनेमाघरों में, और ये हमें हिंदी के अंदर भी देखने को मिल रही है। मूवी का बजट भारी भरकम में 110 से 120 मिलियन है और रनिंग लेंथ 102 मिनट है। तो दोस्तों आप में से कितने लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखते हैं। तो आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।